नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं मनीष कुमार एक खास इंटरव्यू में आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज इस इंटरव्यू में बातचीत होगी बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी से, जिनकी सक्रियता पिछले 4 सालों में आपने देखी होंगी। 2022 में मायावती ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और उसके बाद से पहली बार एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी विश्वनाथ पाल के कंधे पर आई है, विधानसभा के चुनाव की। हालांकि इस बीच में 2024 का लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन विधानसभा चुनाव बहुत अहम है जो अगले 6-8 महीने में यूपी में संभावित है। बहुजन समाज पार्टी की क्या रणनीति है, टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन में किन बिंदुओं का ख्याल रखा जाएगा, अन्य दलित हितैषी पार्टियों के उभार से बहुजन समाज पार्टी को क्या नुकसान फायदे हो सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम विश्वनाथ पाल जी से बात करेंगे। पाल साहब, आपका बोले भारत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, क्या तैयारी है बहुजन समाज पार्टी की? भाजपा की रैलियां हो रही हैं, अखिलेश यादव रैली कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, जयंत चौधरी रैली मीटिंग कर रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद पदयात्रा निकाल रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद। यूपी की कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो ग्राउंड पर पब्लिक से कनेक्ट होने का कोई कार्यक्रम नहीं कर रही है। इसमें कमी थोड़ी दिख रही है तो वो बसपा की ओर से दिख रही है, आप लोग अन्य किसी माध्यम से इस काम को कर रहे हैं। ये आप लोगों के द्वारा दिखाया जाता है। 9 अक्टूबर से जितनी बड़ी रैली बीएसपी की हुई, इतनी बड़ी रैली किसकी हुई? सपा की, कांग्रेस की, भाजपा की या और किसी की? हुई? नहीं हुई। और आप लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि सभी दल रैलियां कर रहे हैं, बीएसपी की नहीं हो रही। नहीं, हमने आपसे पूछना चाहा, हमने ये नहीं कहा कि आप नहीं कर रहे हैं। हमने ये पूछा कि जैसे अखिलेश यादव मंच पे जाते हैं या योगी आदित्यनाथ, इन लोगों का कुछ नहीं हो रहा। हमें बताओ कहाँ रैली अखिलेश की हुई? अभी अक्टूबर से नोएडा में हुई है गुजर एक रैली। हाँ, गुजर महारैली की उन्होंने। इसके अलावा भाजपा की तमाम रैलियां हो रही हैं। 9 अक्टूबर को मान्या बहन जी की रैली नहीं थी। हमने खाली मानवर मसीहा कांसीराम साहब की पुण्यतिथि मनाई जी, राजव्यापी जी। उसके बाद 20 लाख लोग आए। जिस पार्टी को बताया जा रहा था खत्म हो गई, उस पार्टी का कार्यकर्ता हमारी नेता मान्या बहन जी के निर्देश पर मानवर साहब की पुण्यतिथि मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग लखनऊ आए और अपने संसाधन से अपना दाना चवैना लेके आए। उसके बाद 9 अक्टूबर को हुआ बड़ा कार्यक्रम। फिर 15 जनवरी को मान्या बहन जी का जन्मदिन था। उस दिन हमारी 18 रैलियां हुई सभी मंडलों में, सभी मंडल मुख्यालयों पर। वहाँ 20,000 25,000 से लेकर के 70,000 तक लोग इकट्ठा हुए। 50 ही अगर रेशियो में मान लो जी, तो 18 मंडल हुए तो 9 लाख भीड़ इकट्ठा हुई। फिर मानवर साहब के जयंती पर हुई कार्यक्रम। फिर आपने 14 अप्रैल को देखा। 14 अप्रैल को जो लखनऊ में अम्बेडकर पार्क में किया। अम्बेडकर पार्क में हुआ। मान्या बहन जी के आवास पर करीब 2000 से ज़्यादा लोग बहन जी के साथ पुष्प अर्पित किए। फिर यहाँ पर मैंने देखा था 14 अप्रैल को, आप भी गए थे, सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक करने गया था। सुबह 5 बजे से ही गेट पर घुसने के लिए लोगों को जगह नहीं मिल रही थी, सुबह 5 बजे से, और रात 11 बजे तक मैं था। इतनी भीड़ बाबा साहब का दर्शन करने आ रही थी, जा रही थी, जो हमें लगता है कम से कम 15 लाख लोग सुबह से शाम तक आए और गए हैं। और हमारे जो तमाम सामाजिक संगठन हैं, इन लोगों ने, कर्मचारियों के संगठन या और सामाजिक संगठन, इन लोगों ने पार्क के बाहर बाबा साहब जयंती पर खाने पीने की व्यवस्था, बाबा साहब के बारे में पुस्तकों जो लिखी है, पुस्तकें वो तो बसपा की जहाँ भी, और ये फोटो मूर्ति खूब की। और बहुजन समाज पार्टी पूरी तैयारी में है। हमारी नेता मान्या बहन जी ने वो सारी रणनीति पर काम कर रही हैं जिससे हम 2007 के तर्ज पर 27 में अपनी गवर्नमेंट फुल फिगर बना सकें।
आपने जिन रैलियों की बात की सर, एक चूंकि इंटरव्यू के शुरू में ही मैं ये स्पष्ट कर दूं, आपके मन में इस तरीके का कोई भाव नहीं होना चाहिए कि मैं बसपा को कमतर करके देख रहा हूं या मैं आपसे एक चीज जान नहीं, क्योंकि अभी इंटरव्यू की शुरुआत है, तो ये स्पष्ट करना थोड़ा मेरा फर्ज जैसे आपने सबका नाम लिया तो नहीं, नाम लेना चाहिए, आपकी भी पार्टी कर रहे हैं, हमारी पार्टी का नाम नहीं लिया आपने। मैंने आपसे सर वो समझना चाहा कि बसपा क्या करे। दूसरी, जितने कार्यक्रमों की आपने गिनाई लिस्ट, इनमें से क्या आपको लगता है कि ये सभी राजनीतिक कार्यक्रम थे? हाँ, जैसे 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती पे जमा होना, ये तो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं मानेंगे। 14 अप्रैल को भी हम बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में कार्यक्रम करते हैं। ठीक बात है, मैं समझ गया। और 9 अक्टूबर की भी बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में किए। 18 मंडलों में 15 जनवरी को भी बहन जी का जन्मदिन हम बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में किए जी। कुछ कार्यक्रम जैसे और अन्य जगह होते हैं तो वो सामाजिक संगठन द्वारा होते हैं। उसको मैं नहीं बता रहा हूँ। नहीं ठीक है। बाकी जो बसपा के तत्वाधान में हुए, जैसे अभी इधर हमने अभी बांगरमऊ 9 में एक बड़ी बूथ की मीटिंग थी, लेकिन आ गए हजारों लोग। हमारे यहाँ माननीय बहन जी के निर्देश पर गांव चलो अभियान चल रहा है। पोलिंग बूथ पर मीटिंगें हो रही हैं, 2 पोलिंग बूथ, 3 पोलिंग बूथ, 4, 5 से ज़्यादा नहीं, ये चल रही हैं अभी, ये लगातार चल रही है जी। इसमें हमारा विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा महासचिव से लेके प्रतिदिन 2 मीटिंगें ये चल रही हैं, और हमारे जो भी लोग हैं सीनियर वो भी जा रहे हैं, उसमें बूथ कमेटी बना रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। एक सर आपने बात अभी कही कि 2007 और 2027 कि पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी कायम करेगी 2027 के विधानसभा चुनाव में। क्या आपको लगता है कि आप लोगों ने बहुत ऊंचा बोल दिया इस मामले में, या बड़ा लक्ष्य तय कर दिया? क्योंकि अभी एक विधायक से 202 विधायक का सफर कैसे तय होगा सर? कुछ नहीं, राजनीति में उतार चढ़ाव आता है। ठीक। और जो हमारे एक विधायक भी हुए हैं या एमपी हमारे नहीं हैं, तो इसमें आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। जिस संविधान को बाबा साहब बना करके सौंप रहे थे, उसी वक्त उन्होंने कहा था कि अगर ये संविधान ईमानदारी से इस देश के हुकूमत करने वाले लोग लागू करा दें तो पूरे देश का सर्वोच्च विकास हो जाए, सर्वोच्च विकास हो जाएगा। लेकिन अगर ईमानदारी से लागू हो जाए तो आज तक ये संविधान ईमानदारी से लागू नहीं हुआ। और बाबा साहब को ये मन में जो शंका थी कि मेरा संविधान ईमानदारी से लागू करना चाहेंगे तब लागू होगा, तो उनके मन में ये भी रहा होगा कि कहीं मेरे ना रहने के बाद लोग मेरे संविधान को बदल ना दें जी। इसलिए बाबा साहब ने इतना मजबूत संविधान बना के गए हैं कि उसकी आर्टिकल को तो बदला जा सकता, संशोधन किया जा सकता, लेकिन मूल भावना में कोई बदला नहीं जा सकता। लेकिन सर लेकिन इसके बाद भी जी एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी का एनडीए और सपा कांग्रेस का एनडीए की मिली भगत के नाते एक दल बोलता है कि हमें 400 पार ले आओ, हम संविधान बदल देंगे, और दूसरा बोलता हम संविधान बचाएंगे। जबकि संविधान पर चलने वाली, बाबा साहब विचारों पर चलने वाली इस देश में एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। बाकी तो संविधान दिखाने वाले बहुत लोग हैं। ये साजिश हुई थी, इस कारण हमारे विधायक एक हुए और सांसद नहीं हुए। ये साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी को मानने वाले लोग, क्योंकि बीएसपी तो सब समाज को लेकर चलती है, यहाँ कुछ लोग हैं जो खाली एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम की बात कर रहे हैं, पीडीए चिल्ला रहे हैं। लेकिन बाबा साहब ने हमारे जो संविधान बनाया है, उन्होंने इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज को बराबर का सम्मान संविधान में देके गए हैं। लेकिन सर आप कैसे उन तो हम किसी भी जाति धर्म समाज को इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, ठीक बात है, मैं आपकी बात से सहमत हो गया। मैं ये कह रहा हूँ, आपने बताया कि एक तरफ एनडीए है जो संविधान खत्म करने पर तुली है और दूसरी तरफ
पीडीए का नारा देने वाले लोग हैं जो संविधान बचाने का दिखावा कर रहे हैं, यही तो आप कह रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का क्या मोरल स्टैंड बनेगा सर इस मामले पर खड़ा होने का? जितने भी लोग हैं सबसे तो बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करके चुनाव में जा चुकी है। भाई भाजपा के साथ आपने सरकार चलाई, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर आपने चुनाव लड़ा, कांग्रेस के साथ आपने चुनाव लड़ा। आप कैसे सर जनता को बता पाएंगे? अच्छा, दूसरे एक चीज और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, गाहे बगाहे मायावती भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कई बार बातें बोल देती हैं, बोलती भी रहती हैं। जैसे चुनाव में समाजवादी पार्टी को हराना हो तो हम भाजपा को वोट दे देंगे। एमएलसी के चुनाव में 4-5 साल पहले, 4-5 साल एमएलसी के चुनाव मैं खुद था। नहीं, एमएलसी के चुनाव में ये आपने कहा, आम जनता के चुनाव ना एमएलसी के चुनाव, एमएलसी के चुनाव कारण हो सकता है। हाँ, मैं देखिए मुझे जो याद है वही मैं हम नहीं बताना चाहते हैं। एमएलसी के चुनाव में वो क्लिप काट के चला दी जाती है। नहीं सर, उसमें तो पूरी बात मैंने क्या कहा? नहीं, उसमें तो बहन जी ने ये कहा था कि यदि समाजवादी पार्टी को हमको हराना हो, एग्जैक्ट वर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि यदि समाजवादी पार्टी को हमको हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों बोलना पड़ा? नहीं, ये तो अब आप बताएंगे सर। नहीं, बहन जी बोली थी वो भी, लेकिन क्लिप चलाई गई। नहीं, वो तो मैं सुन बहन जी ने कहा था कि राज्यसभा में जब हमारे राम जी गौतम जी लड़ रहे थे, एक साजिश करके उनका पर्चा खारिज कराने की साजिश हुई। ये सपा और भाजपा मिलके किए थे। उस चुनाव के बाद बहन जी ने कहा, और जबकि 2 ही लोग कैंडिडेट थे, उसमें हमारे राम जी गौतम जी को बहन जी लड़ा रही थी। इनके खिलाफ एक साजिश की गई, पर्चा हमारा एक खारिज भी कराया गया, लेकिन दूसरा सेट था जो बहाल हुआ। तो उस पर बहन जी ने कहा कि अगर इस तरीके साजिश करते हैं तो हम आगे जो एमएलसी का चुनाव होगा उसमें हम इनको नहीं जीतने देंगे, भले हमारा दूसरा दल जीते। मैं ठीक बात है सर, पिछली बात छोटी, आम जनता का नहीं, लेकिन ये क्लिप काट के आम जनता का चुनाव चलाया जाता है। नहीं, मैं चूंकि पूरा मैं सुन रहा था। खैर, टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर किन बिंदुओं का ख्याल आप लोग रख रहे हैं? जो भी हमारा कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा है, जिसको हम देख रहे हैं कि जीतेगा, जिताऊ भी होगा, टिकाऊ भी होगा, ऐसे लोगों को हमारी नेता मान्य बहन जी फाइनल करने का काम करेंगी। नहीं, इसमें ये हो रहा है कि ब्राह्मणों को आप लोग ज़्यादा टिकट देंगे, मुसलमानों को आप लोग ज़्यादा टिकट देंगे, इस तरीके का कोई बीएसपी का ये नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस आधार पर ये नारा बीएसपी ने ही दिया है, वरना जो आज पीडी चिल्ला रहे हैं ना, उन्होंने किसी पिछड़े नेता को नहीं तैयार किया। जितने नेताओं को अपनी अलमारी में सजा के दिखा रहे हैं वो सब बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से ही तैयार होके गए हैं। लेकिन सर, बसपा का आला कमान तो उन नेताओं को नहीं संभाल पाया ना, ये भी तो एक सच है। नहीं, अगर हमने आपको तैयार किया, अब आपके अंदर ये हो रहा हमारा बेटी बेटा हम बने, तो ये तो बीएसपी में नहीं चलेगा, ये तो समाजवादी में ही चलेगा। ये तो बीएसपी में भी दिख रहा है नहीं, सर। कहाँ? आकाश आनंद नहीं, आकाश आनंद कहाँ? आकाश आनंद, सुनिए, आकाश आनंद बहन जी के बेटी बेटा नहीं है। नहीं सर, परिवार के तो दूसरी चीज, आकाश आनंद बहन जी के 6 भाई थे, कई बहनें हैं। क्या किसी को बहन जी ने राज्यसभा एमएलसी बनाया? किसी को? नहीं। कभी चुनाव लड़ाया? नहीं लड़ाया। आकाश आनंद अगर पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो संघर्ष करके राजनीति करना चाहते हैं तो उसको परिवारवाद नहीं कहते। तो संघर्ष कहाँ किया सर? लगातार उनके मुकाम तक बसपा का कोई कार्यकर्ता पहुंच सकेगा? अभी तक क्या उनको कभी एमएलसी राज्यसभा बनाया गया? नहीं बनाया गया, ठीक बात है। और वो रात दिन पूरे देश में खाली संघर्ष कर रहे हैं। उनके ओहदे को लेकर बात होती है। राष्ट्रीय संयोजक हैं। कि मतलब क्या इस ओहदे पे उस उम्र का इतने कम समय में कोई पहुंच सकता है? पहुंचे थे। उनसे कम उम्र शायद जयप्रकाश की रही होगी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे, और कई लोग बने हैं। ऐसा नहीं है बीएसपी में। लेकिन यह बहन जी के कसौटी पर जो खरा उतरेगा वही बहन जी का उत्तराधिकारी बनेगा। अभी आकाश भी नहीं है, हमारे आकाश भैया भी अभी उत्तराधिकारी नहीं है। उनको बहन जी राष्ट्रीय संयोजक बना के काम ले रही। उनको एमएलसी राज्यसभा नहीं बनाया, उनको डायरेक्ट कहीं कोई पद नहीं दे दिया, तो सर संघर्ष करने के लिए कर रहे हैं। अब आप उनकी बात कर रहे हैं जिनके खानदान के अलावा एक एमपी नहीं लड़ा 24 में। लड़ा नहीं भाई, दूसरे को छोड़ दो। यादव बेचारा भी ठगा महसूस कर रहा अपने आप को। 37 सांसद जीते हैं, एक भी यादव को टिकट दिया क्या? जीतने की तो बात छोड़ो, टिकट नहीं दिया भाई।
पीडीए के नाम लेने वाले जो हैं। तो आप लोग यादवों को पटाने के लिए क्या कर रहे हैं सर? हम पटाते नहीं किसी को। बीएसपी नारा जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम जब रहे हैं पावर में तो एक साथ बहुजन समाज पार्टी ने मिशन यादव, रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, भालचंद यादव, बालेश्वर यादव, कैलाशनाथ यादव, डीपी यादव, श्याम सिंह यादव भी बने थे हमारे यादव, भी लड़े थे जौनपुर वाले। ये बीएसपी किसी समाज को इग्नोर नहीं कर सकती। 7 एमपी एक बार में अगर यादव को किसी दल ने बनाया तो समाजवादी ने कभी नहीं बनाया, बीएसपी ने बनाया। ये भाषण नहीं है। आज यादव समाज भी अपने आप को सोच रहा कि हमारा नेता नारा तो पीडीए का दे रहा लेकिन विकास परिवार का हो रहा। कौन सोच रहा? यादव। क्या यादव अखिलेश यादव से अलग हो सकते हैं, ऐसा आपको कुछ दिख रहा है? ये मैं कहाँ कह रहा हूँ, लेकिन अगर समाज अपनी भागीदारी हिस्सेदारी देख कर जाएगा तो कोई जरूरी कि उनके साथ रहे। उनके घर में एमपी का चुनाव लड़ा कौन? खुद माननीय अखिलेश यादव जी। पांचों जितने नहीं, लोग खुद माननीय अखिलेश यादव जी। सब मुलायम सिंह बताने परिवार के दीजिए हैं। और भी सुने लोग। हाँ। आप जान रहे हो, हम जाने से क्या होगा। खुद माननीय अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिम्पल यादव, उनके भाई धर्मेंद्र यादव, बड़के चाचा का लड़का, छोटके चाचा का लड़का। बाकी यादव समाज खाली झोला भर भर के ओढ़ देगा। पिछड़ा की बात कर रहे हो, विकास की। कौन सांसद है आपके पास? लालजी वर्मा अंबेडकर नगर बसपा के भगोड़े, राम प्रसाद चौधरी बस्ती बसपा के भगोड़े, राम श्रोमण बसपा के भगोड़े, आर.के. चौधरी बसपा के भगोड़े, इंजीत सरोज बसपा के भगोड़े, राम भुआल बसपा के भगोड़े, बाबू कुशवाहा बसपा के भगोड़े। उन्होंने किसको तैयार किया? ये बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी तैयार हुई है। ये बीएसपी नर्सरी है जहाँ हर समाज के लीडर तैयार होते हैं। यहाँ तक कि भाजपा के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी भी बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी तैयार होके गए। कभी पूछ लेना। एमपी बनाया बीएसपी ने, राज्यसभा बनाया बीएसपी ने, आज चाहे जहां मलाई खाएं। अगर ये बीएसपी इतने बड़े बड़े लीडरों को तैयार कर चुकी है पहले, तो फिर बीएसपी में जाने तो जो गए। विश्वनाथ पाल भी बूथ का काज करता था, जिसको उठा करके बहन जी ने आज उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। फिर एक पिछड़े समाज के एक लीडर तैयार किया बहन जी ने। नहीं तैयार किया? अभी चुनाव था लोकसभा का। हाँ बिल्कुल। 4 चौहानों को बीएसपी ने चुनाव लड़ाया, राजभर को लड़ाया, यादव को लड़ाया, खुरमी को लड़ाया, प्रजापति को लड़ाया। ये जो पीडीए चिल्ला रहे, इनसे पूछो कि यादव सांसद है कोई आपके पास? घर का छोड़ दो। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे पास पासी सांसद है, हमारे पास निषाद सांसद है, हमारे पास भर सांसद है। हम बता रहे हैं, आप बता रहे हो। हाँ? यादव एक भी है, वो नहीं आता पिछड़े में। पाल एक सांसद है, प्रजापति है कोई, चौहान है कोई, चौरसिया है कोई, विश्वकर्मा है कोई। और जिनको बता रहे हो ना, वो बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी तैयार होके गए हैं। अगर वो बहन जी के नहीं हुए तो आपके नहीं होने वाले। ये तो समझदारी है ना, ये तो समझदारी है ना सर कि कहीं और तैयार हो और फसल हम नहीं। ये समझदारी नहीं है। हाँ। जितने लोग समाजवादी की झंडा ढो रहे थे उनको आप इग्नोर करके भगोड़ों टिकट दे रहे हो, समझदारी की बात है। वो क्या करें? ये समझदारी नहीं है, ये लोलुपता है कि हमें सत्ता प्राप्त करना है, विचारधारा से कोई मतलब नहीं। कुछ ऐसी बातें पिछले दिनों बसपा के बारे में भी सुनने को आई थी कि बसपा भी अपने जो ऐसे कार्यकर्ता हैं जो ठीक ठाक अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं, थोड़े दूर हो गए हैं पार्टी से, उनको भी नज़दीक लाने का एक अभियान चलाया जाए। नहीं, कोई अभियान नहीं। जो बहुजन समाज पार्टी का बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेगा। कोई भी आ सकता है हमारे साथ, जो हमारी विचारधारा से मैच करेगा। मान्य बहन जी जिसको समझेगी हाँ ये हमारे संगठन के हित के लायक है, उसको बहन जी ले लेंगी। एक सवाल से सर बस इस इंटरव्यू का समापन करना चाहेंगे। बहुत ऐसा सेंटीमेंट जर्नलिस्ट का, अलग अलग जो निरपेक्ष हैं, जिनको आप मनुवादी मीडिया कहते हैं, उसके इतर भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, थिंकर्स हैं। जैसे अजय बोस साहब से हमने बात की, जो कि जिन्होंने 3 वॉल्यूम में मायावती जी पर किताब भी लिखा है। उनका भी ये कहना था। आजकल पूरे देश में गठबंधन की राजनीति चल रही है, खासकर चुनाव से पहले के गठबंधन की। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो इस पैटर्न पे काम नहीं कर रही है। बसपा इस बारे में सोच रही है कुछ? देखिए, पहली चीज़ तो हम किसी को मनुवादी नहीं कहते, किसी को नहीं, किसी मीडिया को मनुवादी नहीं कहते। और दूसरी बात,
बीएसपी किसी की नकल नहीं करती। हमारी नेता की, माननीय बहन जी की प्लानिंग अलग है। सारे लोग अगर गठबंधन की तरफ जा रहे हैं तो ये नहीं जरूरी कि हमारी नेता भी उधर जाएं। नहीं, ठीक है, नकल करने की आर जैसी कोई बात दलों नहीं। ने जनता का दलों का गठबंधन तैयार किया है, हम्म। हमारी नेता ने जनता का गठबंधन तैयार किया है। फर्क कितना है? नुकसान इसके क्या है सर? किसी के साथ गठबंधन में जाएं तो नुकसान इसके क्या है? नहीं, बहुत नुकसान हुआ है। फायदा तो एक आध बार हुआ, नुकसान ज़्यादा हुआ है। इस वजह से जैसे 92-93 में गठबंधन हमारा समाजवादी हुआ था, हाँ ठीक है, हम 67 सीट पाए थे। फिर 96 में कांग्रेस से हुआ था, फिर 67 पाए थे। फिर 2002 में लगभग 100 सीट पाए थे बिना गठबंधन के। 2002 में हाँ बिना किसी गठबंधन के 100 सीट पाए। फिर 2007 में बिना किसी गठबंधन के 206 सीट पाए। 206 सीट, जो पूर्ण बहुमत की ये सरकार फायदा है। नुकसान है। तब से अब तो आप सर, उस पे आ जाएंगे कि भाई आपने लोकसभा में गठबंधन किया, 10 सीट पा गए, वो कुछ नहीं था। नहीं, मैं उस पे नहीं आऊंगा, मैं इस पे आऊंगा कि जिस समय की आप बात कर रहे हैं सर, तब से लेके अब तक गंगा गोमती में कितना पानी बह गया, साल बहुत बीत कुछ गए, नहीं है। हम राजनीति का स्वरूप बदला, हम लगातार बढ़ रहे थे। आप इसको रेशियो उठा के देखिएगा। हाँ। हम घटना शुरू किए हैं जब ईवीएम चालू हुई है। रेशियो हमारा देख लीजिएगा। लगातार बहुजन समाज पार्टी बढ़ रही थी, हम घटना शुरू हुए हैं जब से ईवीएम चालू हुआ है। नहीं तो राजनीति में तो आपने शुरुआत में ही कहा कि हाँ। उतार चढ़ाव चलता हाँ। रहता है, तो वो चढ़ाव था, अब हम एक चीज कहना चाहते हैं। अगर ईवीएम को सारे दल मांग कर रहे हैं, सारे दल, और ईवीएम जिसने चलाया है वो भी बंद कर दिया, बंद कर दिया ना, जापान से जहां से निकली वहां भी बंद हो गया। आज इंडिया मानी भारत के सभी दलों की मांग है बंद कर दिया जाए, तो इस बात को आयोग को और सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। इसकी मांग तो अगर कोई इसके साथ चाल नहीं है तो आपको निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी दलों की मांग को मानना चाहिए। और ये हमारी नेता माननीय बहन जी ने 2017 में सबसे पहले इसकी मांग की थी और जिले वाइज हम लोग धरना किए थे इसके खिलाफ। और जो आपका कहना है कि आप एक सीट हो, उत्तर प्रदेश की जो आम जनता है इसने 7 से 12 तक बहन जी की सरकार को देखा है और 12 से 17 तक समाजवादी को देखा और 17 से अब तक भाजपा को देख रही है। और ये 3 दल हैं मजबूत, बिल्कुल तीनों को जनता ने देखा है। आम जनता की बात कर रहे हैं, कोई जाति की नहीं बात कर रहा हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मुस्लिम, पिछड़ा, एससी, एसटी, जो भी जातियाँ हैं, ये जातियाँ, हर समाज के लोग एक तुलना कर रहे हैं कि सबसे अच्छा कानून का राज किस गवर्नमेंट में था, तो बहन जी के। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विद्यालय कम समय में किसने बना के दिया? 5000 विद्यालय तो बहन जी ने। हाई स्कूल, इंटर कॉलेज कई सैकड़ा बहन जी ने। ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज आपके लखनऊ में शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय जो मुक्त पठित विद्यालय के लिए यूनिवर्सिटी बना दिया बहन जी ने। कभी किसी ने नहीं सोचा। फुटपाथ पर सोने वाले लोगों के लिए बड़े बड़े लोग रैन बसेरा बनाते हैं, बड़े लोग, लेकिन बहन जी ने कई हजार रैन बसेरा नहीं, मानोर कांसीराम शहरी आवास योजना के तहत बसेरा बना के दे दिया। क्या किसी ने सोचा इस बात पर? तमाम ऐसे लोग थे जो भूमिहीन थे, एक धुर जमीन नहीं थी। बहन जी ने किसी की खतौनी की नहीं किसी की, जो खाली पड़ी थी सरकारी, उनको भी देके जमीन का मालिक बना दिया। ये किसी दल ने नहीं सोचा। तमाम गरीब लोगों की बेटियां कक्षा 5, 8, 10 तक पहुंचती थी, फिर कहता था बेटवा पढ़ाई की बिटिया, बेटियों की पढ़ाई रोक दी जाती थी। मान्य बहन जी ने कहा नहीं, हम नारा नहीं देंगे, हम हर समाज की जो बेटियां नहीं पढ़ पाई को पढ़ाएंगे। पहली नेता बहन जी थी जिन्होंने जैसे हाई स्कूल पास करे 15,000 रुपये और नई साइकिल। बहन जी को ये महसूस था कि हमारी बिटिया ये प्राइमरी में पढ़ रही थी, अब ये हाई स्कूल के बाद इंटर कॉलेज में कहीं दूर जाना पड़ सकता है। हमारी नेता ने, माननीय बहन जी ने, जैसे हाई स्कूल पास किया 15,000 रुपये और एक नई साइकिल, इंटर पास किया फिर 10,000 रुपये। किसी ने नहीं दिया भाई सुविधा। गरीब व्यक्ति
जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं थी, जिनके घर में कक्षा 5-8 से ज़्यादा शिक्षा नहीं थी, किसी नेता ने नहीं सोचा। भाषण तो सबने दिया रोटी कपड़ा मकान का, लेकिन हमारी नेता मान्या बहन जी को ये दर्द मालूम था, इसीलिए बहन जी ने नया पद सृजित किया। जो पद था वो तो भरा गया, पुलिस का, मास्टर का, गार्ड का, खूब भरा, लेकिन नया पद सृजित किया एक सफाई कर्मी का। उसमें तमाम गांव में ऐसे गरीब लोग थे जो कक्षा 5-8 से ज़्यादा पढ़ नहीं पाए। क्या ऐसे घरों में सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए? किसी नेता ने नहीं सोचा, बहन जी ने सोचा। और हमने देखा था तमाम ऐसे घर थे कि जिनके छपरिया भी सही नहीं थी, माँ बाप के शरीर पर अच्छे कपड़े नहीं रहते थे। गरीबी के नाते तमाम ऐसे परिवार थे जिनके बच्चे गरीबी के नाते स्कूल नहीं जाते थे। बहन जी ने अगर उनके घर में एक सफाई कर्मी की नौकरी दिया, आज उनकी सैलरी घर में 50-55 हज़ार आ रही है। अब ये आज बात पूरी होने दीजिए। आज उनके घर जाके देखिए तो मड़ैया नहीं रहती थी, आज उनके घर 2-2 मंजिला मकान बन गया। उनके माँ बाप के शरीर पर अच्छे कपड़े आ गए, उनके बच्चे अच्छी ड्रेस में स्कूल बस से जा रहे हैं। ये समाज का काम बहन जी ने किया है, ये लोग याद कर रहे हैं। आज किसानों को गन्ने के दाम सबसे ज़्यादा बहन जी ने बढ़ाया। ये नहीं आम जनता खुशहाल थी, कानून का राज था। बाकी सपा गवर्नमेंट में भी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर जैसा दंगा हुआ था, 50,000 से ज़्यादा घर बेघर हुए थे और सफाई में डांस हो रहा था। और भाजपा गवर्नमेंट में सर बता रहा हूँ, एक एक चलने दीजिए। बहन जी के सरकार में कानून का राज था, बच्चों को शिक्षा अच्छी दी गई, बच्चों के लिए विद्यालय अच्छे बनाए गए। कानून के राज में हर आदमी व्यापार करता था, हर आदमी कमाता खाता था। सरकारी नौकरियों के द्वारा पुलिस, मास्टर, गार्ड, ये पार्कों में जो गार्ड बने, अभी भाजपा ने भी बनाया है एक राष्ट्रीय प्रेरणा केंद्र। राष्ट्रीय प्रेरणा एक आदमी की नियुक्ति नहीं किया, करना चाहिए ना। अगर राष्ट्रीय प्रेरणा केंद्र आपने बनाया, बहन जी ने जो गार्ड में नियुक्ति की थी यहाँ, इन्हीं को उठा के लिया, वहाँ भी बैठा दिए। अरे 10-20 लोगों को रोजगार मिल जाता है इसके माध्यम से। बहन जी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में पूरी तरह जंगल राज कायम है। हमीरपुर में 3 साल की बेटी की रेप करके हत्या हो गई। गोंडा में पासी समाज के लोग खेती में काम कर रहे थे, पति की तबीयत खराब हुई, जब वो हॉस्पिटल लेके पत्नी चली गई दवा लेने, लौट के आई तो दिन में 2 बजे उनकी बेटी मृत पाई गई खेत में। पाल समाज की बेटी के साथ कौशाम्बी में घटना हुई, फिरोजाबाद में हुई, गाजियाबाद में हुई, अभी वहाँ चौहान के साथ हुआ। तमाम पूरी तरह हम देख रहे हैं कि जंगल राज कायम है। रेप की घटनाएं बढ़ी, हत्याएं बढ़ी, तो कानून का राज तो चलाओ जिसमें हर आदमी खुशहाल रह सके। हमारा नौजवान, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे पिछड़ा मुस्लिम, आप भी अपने बच्चे को पढ़ाते हो, हमारा बच्चा नौकरी पाएगा, पढ़ लिख लेगा, घर चलाएगा, परिवार चलाएगा, बेटी की शादी में मदद करेगा। लेकिन आज क्या हो रहा, जगह निकलती है, हमारे बच्चे फार्म भरते हैं, सेंटर किसी गाजियाबाद, किसी का गाजीपुर, किसी का नोएडा, और जब परीक्षा देने गए, हर आदमी घर इतना पैसा नहीं है कि जाके वहाँ रूम ले ले। हमारे बच्चे ट्रेन से गए और पेपर बिछा कर प्लेटफार्म पर सोए, और जब सुबह विद्यालय पहुँचते हैं तो पता लगी पर्चा लीक हो गया। ब्राह्मण का बेटा फ़ोन किया, पापा जिस भाजपा को वोट दे के आपने बनाया था, उस गवर्नमेंट में आज मेरा पर्चा तो लीक हो गया, मैं क्या करूं? कहा बेटा वापस आ जाओ, ये वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, और इसकी ताकत से हम 27 में वो सरकार बनाएंगे जिस सरकार में एक भी पर्चा नहीं लीक हुआ है। भाषण नहीं कर रहा हूँ, सिंगल नहीं लीक हुआ। जिस सरकार में हजारों नौकरी, पुलिस की, मास्टर की, गार्ड की, 1,08,000 सफाई कर्मी की, पार्कों में गार्ड की, हम उस सरकार को लाएंगे। जिसकी सरकार में कानून का राज चलता था, जिसकी सरकार में विद्यालय चलता था, तो आम जनता, अच्छा हुआ कि सबको देख लिया। नहीं, अब ये सारी बातें आप लोगों को चुनाव में जनता तक पहुंचाने की एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। गांव-गांव पहुंचाए जा रहे हैं प्रतिदिन। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस अभियान में बहुजन और समाज निश्चित पार्टी है कि ये चुनाव जनता लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में। अभी आपने देखा किस तरह के नीट का पर्चा लीक हुआ, किस तरह के एसएससी का परीक्षा लीक हुई, क्या कर रही सरकार भाई? काफ़ी इस मामले में तो बहुत स्ट्रेस है। चलिए सर, आपने बोले भारत के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनावी अभियान में बहुजन समाज पार्टी
आगे बढ़े। निश्चित है आपका आशीर्वाद और रहेगा तो नहीं सत्ता नहीं, में हम लोग आशीर्वाद आएंगे। आप लोगों की मेहनत, और ये इतिहास बन जाएगा यदि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो, कि कोई एक ऐसी पार्टी जिसका सिर्फ एक विधायक था लेकिन उसने अपने संख्या बल में 200 से ज्यादा की बढ़ोतरी की। तो ये जनता का निर्णय है। हाँ, आपने देखा होगा जिसके एक भी बिल्कुल। विधायक नहीं थे, नहीं, जिसकी नहीं, नहीं, पार्टी नहीं थी, 100% अभी सरकार बनी है, तो इस पे बिल्कुल। कोई आश्चर्य नहीं होना नहीं चाहिए। नहीं, ये एक अनुसंधान का वर्ल्ड लेवल पे इसकी स्टडी भी होगी, क्योंकि इतनी बड़ी सफलता बहुत कम के खाते में होती है। तो बहुजन समाज पार्टी के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी से हमने लंबी बातचीत की, और बसपा की क्या रणनीति है 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए, उन्होंने अपने इस खास इंटरव्यू में हमसे साझा किया। अब 2027 की रणभेरी कब बजती है, इसको लेकर सभी पार्टियों की तैयारी चल रही है, बसपा की भी तैयारी चल रही है। लेकिन अब देखना यह है कि चुनाव इसी साल में उसका बिगुल बज जाता है या तय समय पर ही मार्च में चुनाव होते हैं। आप इस खास इंटरव्यू में हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और किसी पॉलिटिकल फिगर के साथ नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।